हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे नॉलेज एनरिचमेंट वर्क होता है और यहां पे रिजल्ट को बेस बनाया जाता है। इसीलिए यहां पे डेफिनेट सक्सेस तो होगी और पढ़ने के लिए बनाई गई है पाठशाला, ताकि हम लोग आपसे जुड़ सके। तो मेरे क्लास 9th के धुरंधर जितने भी स्टूडेंट है 8th पास करके आ गए और सर यहाँ पे सोशल स्टडीज जो है एक बहुत बड़ा बर्डन लगने लगा। मगर सोशल स्टडीज से ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक साथ आप लोग 4 सब्जेक्ट पे कहीं ना कहीं कमांड करते हैं। हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करें, लोग गलत उसमें रहते हैं कि भैया सोशल कुछ नहीं होता। सोशल सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फैक्ट से रिलेटेड है और ये सारा कंटेंट जो है लाइफ टाइम आपको हर जगह काम आने वाला है। समाज में रहोगे तो, सोसाइटी में रहोगे तो हर जगह आपको सोशल स्टडीज का ही इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2। यहां पे बात होगी भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो पता चल गया सर, कहीं ना कहीं लुईस 16 के कारण हुआ था। लुईस 16 ने मदद कर दी थी अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलवाने में, और 13 कॉलोनीज जो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के गुलाम थी उनको आजाद तो करवा दिया, मगर इसके कारण यहां पे इनकी ट्रेजरी जो है वो एम्प्टी हो गई और लोगों ने जो है वो गुस्सा निकाला स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिले के साथ। तो यहां पे समझ में तो आ रहा है सर कि लुईस 16 की गलती तो हुई और उसकी कहीं ना कहीं शादी भी हो गई थी मेरी एंटोनिएट के साथ। तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के जो यहां पे अच्छे खासे संबंध बन जाते हैं ये तो सही था, मगर यहां पे इसने एक बड़ी गलती कर दी कि सोसाइटी को अलग अलग भागों में बांट दिया, और जो कि बहुत ही गलत माना जाता है दोस्तों। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये क्या है, इसका कारण क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ ठीक है, मगर कारण तो कुछ ना कुछ होगा। आग लगी है, धुआं निकला है, तो भाई कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा। तो आज हम लोग टॉपिक 2 में वही कारणों को समझने वाले हैं, कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों, और शुरुआत से ही हम लोग इस टॉपिक में एकदम क्या करने वाले हैं, परफेक्शन लाने वाले हैं। चलिए ध्यान से समझते हैं। इनइक्वालिटीज इन द फ्रेंच सोसाइटी, सबसे पहला कारण जो था फ्रेंच सोसाइटी के टूटने का, वो क्रिएट करना था भैया इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज कैसे होगी? तो रिच और पुअर के बीच में होगी, मेल और फीमेल के बीच में होगी। यही 2 मेन कारण होते हैं भाई सोसाइटी के टूटने के। चलिए, तो यहां पे ये बोलता है कि इसने जो गलती करी, इसने गलती पहली ये करी कि जो सोसाइटी थी इसके पास, इसको इसने 3 भागों में बांट दिया। अब किसने बांटा होगा सर? तो ये बांट दिया हमारे साहब लुईस 16 ने। कितने भागों में बांट दिया सर? 3 भागों में बांट दिया। अब ये जो 2 है वो तो इसी के दोस्त हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर ये जो तीसरा भाग है ये इनका दोस्त नहीं है। तो पहला जो भाग था, पहला जो पार्ट था, उनको कहा गया यहां पे दोस्तों क्लर्की। ठीक है भाई, ठीक है। दूसरे पार्ट को यहां पे कहा गया भाई नोबल्स, और तीसरे भाग को यहां पे कहा गया थर्ड एस्टेट। मतलब कि क्लर्की जो हो गया यहां पे फर्स्ट एस्टेट हो गया, नोबल जो है वो यहां पे सेकंड एस्टेट हो गए, और जो थर्ड एस्टेट है वो मिडिल क्लास, मर्चेंट्स, आर्टिजन, बिजनेस क्लास, ये सारे लोग किस में चले गए भाई? यहाँ पे थर्ड एस्टेट में चले गए। ठीक है, अब ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि ये क्लर्की को कहा जाता था भैया रिलीजियस लीडर्स। ठीक है, सेकेंड एस्टेट वाले को या तो बिग लैंडलॉर्ड्स, या हम लोग इसको लैंड ओनर्स कहते थे, या तो अगर हम लोग यहां पे देखें तो इनको हम लोग नाम से बुलाते थे वेरियर्स। ठीक है, चलिए यहां तक कहानी क्लियर हो गई। तो ये बोलता है द फर्स्ट एस्टेट कंसिस्टेड ऑफ द क्लर्की मैन। इसमें कौन रहते थे? क्लर्की मैन। क्लर्की मैन मेनली क्या करते थे भैया? चर्च डोमिनेटेड एरियाज को रखते थे और ये लोगों से पैसा भी वसूल यहां पे करते थे। तो सबसे पहला कारण ये हुआ कि लुईस 16 ने अपनी सोसाइटी को 3 भागों में बांटा, 3 पार्ट्स में बांटा, जिसमें पहला पार्ट जो था वो था क्लर्की मैन का, जिसको हम लोग रिलीजियस लीडर्स या तो हम लोग बोलेंगे भैया फर्स्ट एस्टेट।
क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे, फर्स्ट एस्टेट। अब बोलता है द सेकंड एस्टेट कंसिस्टेड ऑफ द नोबल, जो सेकंड एस्टेट था वो कहीं ना कहीं नोबल्स का पूरा कॉम्बिनेशन था, जिनको हम लोग वेरियर्स या लैंड ओनर्स या बिग लैंड रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों। तो ये सोसाइटी के अमीर लोग और ये दोनों ही जो है वो दोस्त है किसके भाई, लुई 16 के, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे बोलता है द थर्ड एस्टेट कंसिस्टेड ऑफ द कॉमन पीपल मोस्ट ऑफ whom वर पीजेंट। तो आप लोग को ये याद है कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे पीजेंट्स थे। कैसे सर, आपने क्लास में हम लोग को याद करवाया था कि अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के दो पार्ट डिवाइड करे थे। आपने कहा था 90% जो है यहां पे पीजेंट्स है। आई रिपीट 90% क्या है, पीजेंट्स, और 10% जो है वो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट का कॉम्बिनेशन है। बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पैसे की बात करते हैं तो या तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी में देखा जाए तो 60% जो है वो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के पास है, और जो बचा हुआ 40% है वो थर्ड एस्टेट के पास है। मतलब कि ये देखा जाए तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन के पास सिर्फ 40% है, और 60% जो है वो किसके पास है भाई, ये 10% ऑफ द पॉपुलेशन के पास। तो सीधी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे बहुत हैवी डिस्क्रिमिनेशन किया है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन तो होगा ही ना भाई, क्योंकि आप ही ने सोसाइटी को अलग अलग भागों में बांट दिया दोस्तों, जो कि बहुत गलत बात है। राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। इनइक्वालिटीज इन द फ्रेंच सोसाइटी में आगे हम लोग बात करें, while the peasant comprised about 90% of the French population, peasant 90% of the population थे, मतलब ये लोग ज्यादा थे, मेजॉरिटी में थे, मगर पैसा इन लोगों के पास नहीं था। Only few owned land, और इनमें से कुछ ही लोग थे जिनके पास पैसा था, बाकी सबके पास पैसा नहीं था। बहुत ही कम लोग थे जिनके पास पैसा था। 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट, और लैंड का 60% जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास था, या तो क्लर्गी मैन के पास था या तो सिर्फ दोस्तों नोबल्स के पास था। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो कहीं ना कहीं ये पार्शियलिटी है दोस्तों, ये तो हमारे लिए गलत है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मेनी रीजन व्हाई द रेवोल्यूशन ब्रोक आउट वाज बिकॉज, अब ये बोल रहा है कि एक मेजर रीजन क्या था, ओनली द मेंबर्स of the third estate paid taxes to the estate। अब मेन रीजन ये था कि टैक्स जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, थर्ड एस्टेट को देना। बाकी सारे लोगों के पास है प्रिविलेजेस बाय बर्थ, मतलब उनका जन्म अगर फर्स्ट स्टेट में हुआ या सेकंड स्टेट में हुआ तो राजा को उनको किसी भी तरीके से कोई भी टैक्स नहीं देना। मगर टैक्स किसको देना है सर, एंटायरली सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट को देना है। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड एस्टेट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी काइंड ऑफ टैक्सेस टू द किंग। तो यहाँ पे फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट पूरी तरीके से प्रिविलेजेस बाय बर्थ के कारण फ्री है, और इनको किसी भी तरीके से कोई भी टैक्स नहीं देना है दोस्तों। किसको नहीं देना है सर, यहाँ पे किंग कौन है, लुई 16। द नोबिलिटी एंड द क्लर्की एंजॉयड मेनी प्रिविलेजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी, और इसके अलावा भी उनके पास बहुत सारी सहूलियतें, बहुत सारे इनके पास अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज जो है वो होती थी। द नोबल्स एक्सट्रैक्टेड फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स, और यहाँ पे नोबल जो है वो क्या करते थे, अलग अलग तरीके से पैसा लेते थे पीजेंट से, मतलब अलग अलग तरीके के ड्यूज जो है वो हमेशा रहते थे पीजेंट्स पे, और इनको अचीव करने का काम, इनको रिसीव करने का काम कौन करते थे दोस्तों, तो वो नोबल्स करते थे। द लेटर वर ऑल्सो कंपेल्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द नोबल मैन बाय वर्किंग इन हिज फील्ड और हाउस। अब मान लेते हैं जो बच गए लोग, उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनको यहाँ पे सर्विसेज देनी पड़ेगी। कि इनको भैया नोबल मैन को या तो उनके घर पे काम करो या तो उनके खेतों में काम करो। अब अगर खेतों में काम नहीं करोगे, घरों में काम नहीं करोगे, तो आप क्या करो भैया, टैक्स दो, या तो उनके घरों में क्या करो, जाके दोस्तों काम करो। दे ऑल्सो हैड टू सर्व इन द आर्मी, और उनको फोर्सफुली कहा जाता था कि आपको आर्मी में भी सर्व करना जरूरी है। द चर्च ऑल्सो कलेक्टेड, चर्च का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे क्लर्गीमैन से है। चर्च ऑल्सो कलेक्टेड द रिलीजियस टैक्सेस फ्रॉम द पीपल नोन एज थीथेस। अब यहाँ पे चर्च जो है वो क्या करता था, सीधे सीधे यहाँ पे टैक्सेस रिसीव करता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे यहाँ पे भैया, थीथेस कहते थे। क्या बोलते थे दोस्तों, यहाँ पे थीथेस बोलते थे। द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे डायरेक्ट टैक्स टू द स्टेट नोन एज द टेली, और डायरेक्ट टैक्स भी देना होता था, जिसको हम लोग कहते थे यहाँ पे टेली। इनडायरेक्ट टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन, अब यहाँ पे
डायरेक्ट टैक्स जो कि फूड और गुड्स पे लगता है वो किस पे लगाया जाता था, टोबैको पे लगाया जाता था, सॉल्ट और मेनी अदर एवरीडे आइटम्स। तो डे टू डे की जो भी चीजें होंगी उन सारे पे टैक्सेस लगाया जाता था, जैसे टोबैको पे टैक्स लगाना, सॉल्ट पे टैक्स लगाना, या जो भी रोज की जो भी चीजें उन सब पे क्या लगाया जाता था, अलग अलग तरीके से टैक्स लगाया जाता था। Thus, the third estate was see things with financial difficulties। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको आ गई, थर्ड एस्टेट को, क्योंकि उसको हर चीज पे क्या देना होता था, टैक्स देना होता था। या तो वो टेली दे दे या तो वो थीसिस दे दे, दोनों ही तरीके से तो भाई उसको टैक्स देना, मतलब टैक्स का बर्डन सिर्फ और सिर्फ किस पे पड़ेगा दोस्तों, थर्ड एस्टेट पे पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं मेजर रीजन बनता है आगे चल के कि हमें अब रिवॉल्ट करना पड़ेगा। द नोबिलिटी एंड द क्लर्की एंजॉयड मेनी प्रिविलेजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी। ठीक है भाई, the nobles extracted feudal dues from the peasants and the later were also compelled to provide services to the nobleman by working in his field or house। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उनके जगह पे काम करके उनका पैसा चुकाना होता था। दे ऑल्सो हैड टू सर्व इन द आर्मी, और आर्मी में आपको सर्व करना जरूरी है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्लर्की की, द पीपल हु परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज इन द क्रिश्चियन चर्च। तो ये क्लर्की कौन थे भाई, तो जहां पे ये रिलीजियस सेरेमनीज होती थी चर्च में, उसको ये परफॉर्म करने का काम करते थे। थीसेस मींस 1/10 ऑफ द एनुअल प्रोड्यूस और अर्निंग। थीसेस जो टैक्स है वो आपकी टोटल अर्निंग का 1/10 मतलब कि 10% हुआ करता था। फॉर्मली टेकन एज अ टैक्स फॉर सपोर्ट ऑफ द चर्च एंड द क्लर्की। और कहीं ना कहीं इसको कलेक्ट करने का काम या तो चर्च करेगा या तो यहाँ पे क्लर्की मैन इसको इकट्ठा करेंगे। तो ये क्लर्की की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई। टेली को अगर हम समझे तो टेली इज अ फ्रेंच टर्म। टेली जो है एक फ्रेंच टर्म है जो कि रेफर करता है एज अ डायरेक्ट टैक्स। किस पे लगेगा सर, लैंड पे लगेगा। और देने वाले कौन होंगे सर, तो ऑन द कॉमन पीपल ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस में डायरेक्ट टैक्स लैंड पे जो दिया जाता था उसको हम लोग कहते थे यहाँ पे टेली। तो टेली जो है वो अपने आप में एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि लैंड पे लगता है। पीजेंट्री को देना होता है फ्रांस के, अगर वो नहीं दिया जाता तो उसको फोर्स किया जाता है कि आप पे करें, नहीं तो आपकी जमीन जो है वो क्या कर दी जाएगी, कॉन्फिस्केटेड कर दी जाएगी या तो छीन ली जाएगी। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि जो फ्रांस है वहां पे ये बहुत सारे रीजंस थे जिसके कारण थर्ड स्टेट फाइनली क्या करता है दोस्तों, रिवॉल्ट करता है। तो मेरे 9th के धुरंधर जितने भी आ चुके हैं 8th से 9th में, अब उनके लिए डेफिनेट सक्सेस पाठशाला जो है इस साल बहुत धमाकेदार शुरुआत कर चुका है 24-25 के सेशन के लिए, जिसमें आपको यहाँ पे ये सेलिएंट फीचर्स मिलने वाले हैं। ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी शीट्स विद सॉल्यूशन वीडियोस, क्या बात है, हैंड रिटन नोट्स और स्टडी मटेरियल। तो डेफिनेट सक्सेस क्लासेस और डेफिनेट सक्सेस पाठशाला दोनों ही मिलकर यहां काम कर रहे हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन पे। तो यहां पे ऑनलाइन में भी आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, वो सेलिएंट फीचर्स आपको बता दिए। ऑफलाइन में यहां पे आईआईटी जेईई साथ में नीट की प्रिपरेशन भी होती है, जिसमें हमारे एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट यहां पे देखने को मिलते हैं। 8th, 9th, 10th फाउंडेशन में भी, ओलंपियाड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपने को देखने को मिलते हैं। जो आइसोलेटेड एरिया में जो हमसे ऑनलाइन जुड़ा हुआ है उन तक के भी सारे कोर्सेज, सारी चीजें एज इट इज पहुंच रही है। तो यहां पे आपको अंडर वन रूफ बहुत सारी चीजें एक ही जगह मिल रही है। अब करना क्या है सर, टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो आप जाइए, टॉपिक खत्म होने के बाद लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसपे क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके डीपीपी के, उन क्वेश्चंस को लगाइए, आंसर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उस पर भेजिए, आपको वहां मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो इससे समझ में आ जाएगा कि सर हमारी इस क्वेश्चंस को करने के बाद कितनी प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर ये टॉपिक हमें, ये वर्ड हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें मिलनी है अंडर वन रूफ। तो यहां पे मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और डेफिनेट सक्सेस पाठशाला की टीम के साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।